आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। कमरे का माहौल कुछ घटनज़दा हो गया। आका जान हैरत से अपने इस पोते को देखकर रह गए। मगर बेटा, तुम मेरे वारिस हो, ये सरदारी तुम्हारा हक है। उसने भी जारी से पहलू बदला। मुझ में और बालाज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आका जान ये वकील बन चुका है और मुझसे ज़्यादा अच्छे से आपकी सरदारी संभाल सकता है। हम दोनों आपका ही खून हैं, इसलिए सरदारी दोनों में से कोई भी संभाले क्या फ़र्क पड़ता है। और बस इससे ज़्यादा मैं बहस नहीं चाहता। आका जान बस नफ़ी में सर हिला कर रह गए। ठीक है, जब सही वक्त आएगा तब फैसला कर लेंगी। मतलब साफ था, अब आका जान इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहते। बालाज ने अपना गला खिंगालकर इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आका जान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो दरअसल मैं चाहता हूँ कि मेरा निकाह कर दिया जाए। आका जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और छोटे शाह के दिमाग की सारी हंसी बेदार हो गई। अच्छा, अब ये भी बता दो करना किससे है? खुद ही सारे फैसले कर लो तुम लोग। आका जान मसनूई खफगी से बोले और सामने बैठे उनके बड़े पोता के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही पलों में आका जान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिलने वाला था। आप इसे अच्छे से जानते ही हैजल शाह। बालाज का लहजा मजबूत था और आका जान को लगा किसी ने उनके सर पर इस सारी हवेली की इमारत दे मारी हो। उनकी आंखों में खून उतर आया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बालाज शाह? वो 2 टिके की लड़की हमारे खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं है। इसके अलावा जिससे चाहोगे मैं तुम्हारा निकाह कर दूंगा। बालाज के तो सर पर लगी तलू पर बजी। आका जान, वो लड़की बालाज शाह की धड़कन है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके आप मेरी तौहीन कर रही हैं। मेरी बीवी तो सिर्फ हैजल शाह ही बनेगी और आखिर क्या बुराई है इसमें? वो भी आपका ही खून है। बालाज आका जान से भी ऊंची आवाज में गरजा और वो तीसरा फर्द ज़ेर लब मुस्कुरा कर उन दोनों की तकरार सुन रहा था। खून नहीं है, खून के नाम पर क्लिनिक है गंदा खून। और इसकी बरादशत ख़त्म हुई। वो सोफे से उठा और पास पड़ा आवाज उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। खबरदार, आपने इसके किरदार पर कोई बात की मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके माजी से, उसका हाल और मुस्तकबिल में हूँ। और निकाह करूंगा तो सिर्फ हैजल से, वो सिर्फ मेरी है, इसे मेरा ही होना है। आप रजामंदी से निकाह करोगी तो ठीक, वरना मैं निकाह खुद भी कर सकता हूँ। वो इतनी ऊंची आवाज़ में चीखा कि छोटे शाह ने बेजायत से अपने कानों पर हाथ रख लिए और आका जान तो साकत हो गए। इन्हें इस तरह के बागीपन की उम्मीद नहीं थी। बहुत देर बाद वो कुछ कहने के काबिल हुए। इसने किया जादू कर दिया है तुम पर बालाज शाह। इस बात पर बालाज टका लगाकर हंस पड़ा और हंसता ही गया। मगर इसकी हंसी में दर्द था। अगर आपको लगता है कि इसने जादू किया है तो यही समझ लें, और वो जादू सालों से मुझ पर असर कर चुका है। अगर वो मुझे ना मिली तो मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसकी ग्रीन आंखें लाल अंगारा हो गईं। शाह उठ खड़ा हुआ और इसके कंधे पर हाथ रखा। कितनी मोहब्बत करते हो इससे? उसने एक नज़र पीछे देखा और इस्तज़ही मुस्कुराया। मोहब्बत नहीं, इश्क जितना आप गुड़िया से करते हैं इससे भी कहीं ज़्यादा। और मुकाबिल दिल खोलकर हंसा। कुछ पल बाद अपनी हंसी को काबू किया। जितनी मोहब्बत मैंने अपनी मशल से की है इतनी शायद किसी शौहर ने अपनी बीवी से ना की हो। खैर तुम जाओ, आका जान मान जाएंगी और इन्हें राज़ी करना मेरा काम है। बालाज ने उसकी आंखों में पख्तगी देखी और सर हिलाकर कमरे से निकल गया। अब वो दोनों रह गए थे। शाह सुकून से वापस बैठ गया। आप इसका निकाह करो दी, इसमें हरज ही किया है। आका जान ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? इस लड़की आका जान वो बहन है मेरी। वो उनकी बात दरिश्ती से काट गया। आका जान खामोश रह गए। उनका दिमाग कोई ताने बाने बिन रहा था। फिर वो उठे और ड्रेसिंग रूम में चले गए। 5 मिनट बाद वो बाहर आए तो उनके हाथ में एक एनवेलप था। इन्होंने वो एनवेलप अपने पोता की तरफ बढ़ाया। उसने नासमझी से पकड़ा। अगर तुम चाहते हो कि मैं उनका निकाह करवा दूं तो मेरी एक शर्त है। इसे खोलो। इसने लिफाफा खोला, इसमें 2 तस्वीरें थीं।
एक लड़की की और दूसरा एक आदमी की। इन दोनों के चेहरे देखकर वो साकत रह गया। उसने बेयकीनी से अपने दादा की तरफ देखा। इसकी आंखों की हैरत देख दादा मुस्कुरा उठे। ये हमदन कुरैशी और उसकी बेटी है। उस शख्स की जिंदगी तबाह करनी है और इसकी जिंदगी इसकी ये बेटी है। इसकी ज़ात के परफ्चे उड़ा दो, यही इस हवेली का मुजरिम है। उसकी बेटी की इज्जत चाहिए मुझे। मैं हमदन कुरैशी को तबाह होते देखना चाहता हूँ और मेरा ये बदला तुम लोगे। अपनी बहन को इज्जत दिलवाना चाहते हो तो ले आओ इज्जत। अब मैं देखता हूँ तुम्ही वो बहन कितनी अजीज है, उसकी खातिर ले सकते हो बदला। और सामने वाले को लगा किसी ने इसके हलक में हाथ डालकर इसकी सांसें छीन ली हूँ। उसने अपने सीने को मुसला। सांस लेने में घटन होने लगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आका जान? एक बाप के गुनाह की सज़ा उसकी बेटी को क्यों दे रही हैं? इसके लहजे में बेयकीनी साफ थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ बदला चाहिए और ये लड़की ही बदला है। तुम सोच लो, वरना मेरे 3 पोते और भी हैं, इनमें से कोई भी मेरा काम कर सकता है। और बालाज तो इस लड़की की खातिर मेरे एक बार कहने पर इस लड़की के साथ। आका जान ने अपनी बात को दानिस्ता अधूरा छोड़ दिया। मगर वो उनकी अधूरी बात का मतलब समझ गया था। सामने खड़े शख्स का सांस अटक गया। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। आपको बदला चाहिए, मिलूंगा आपका बदला। लेकिन ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहनी चाहिए। आप हैज़ल और बालाज के निकाह की तैयारी करें, आपका बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन वो मैं अपने तरीक़े से लूँगा। आका जान ने जानचती नज़रों से उसे देखा। और कैसे लोगे? पहले इसके बाप को तबाह करके इस लड़की को तोड़ दूंगा, जब वो अकेली रह जाएगी तो इसकी रूह को तड़पा तड़पा कर बदला लूँगा। उसके लिए वक्त लगेगा। आका जान ने उसकी आंखों में गुस्से और वहशत के तासुरात देखे। ठीक है, मुझे मंजूर है। वो कुछ भी कहने बना वो तस्वीरें उठाकर कमरे से निकल गया। आका जान उस वक्त बेहिस दरिंदा सिफत इंसान बन बैठे थे। और ये सदियों से होता आ रहा था। घर के मर्द कुछ गलत करते तो उनकी बहन बेटियों को अपनी जान और इज्जत से उसका बदला देना पड़ता। किया सिंफ नाजुक इतनी अर्जन थी कि बदले के चक्कर में उसे पीसा जाता। वो मशल के कमरे में आया। ये वो कमरा था जो वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करती थी। उस शख्स का अपना कमरा तो बंद था, वो इस कमरे में नहीं गया था। जब से आया था उसी कमरे में रह रहा था। इसकी हालत अजीब हो गई। इसकी आंखों की सुर्खी खतरनाक हद तक बढ़ गई। इसका दिल चाह रहा था कि सब कुछ नहस तहस कर दे। इसकी आंखों से जब्त के बावजूद भी आंसू बहते गए। इसने वो तस्वीर सामने की 20 साला ज़ोया कुरैशी की यूनिवर्सिटी में ली गई तस्वीर। इसमें उसकी ओशन ब्लू आंखें वाज़ेह नहीं थीं। तस्वीर कुछ फासले से ली गई थी। इसका दिमाग फटने के करीब हो गया। वो वॉशरूम में गया और ठंड में ही ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। इसका दिमाग दर्द से फटने वाला था। उसने अपने दोनों हाथों के पंच बनाकर दीवार पर मारने शुरू कर दिए, मगर बेसुकूनी बढ़ने लगी। वो चीख चीख कर अपने अंदर का दर्द बाहर निकालने लगा। आका जान पागल हो गया ही। वो बदले के पीछे सही गलत और इंसान हैवान की तमीज़ भी भूल गए। मगर सामने खड़े शख्स का इस लड़की को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। जब आका जान ने वो सब कहा तो उस शख्स ने अपना गुस्सा कैसे काबू किया वही जानता था। काफ़ी देर बाद उसके दिमाग को कुछ सुकून मिला और वो शावर बंद करके बाहर निकला। बदला तो लिया जाएगा आका जान, मगर इस शख्स से जिसने गुनाह किया है। मैं किसी बेगुनाह को वो सज़ा नहीं दूंगा। इस लड़की की हिफाजत अब मैं खुद करूंगा। वो खुद से अहद कर चुका था। हवेली में एक नए दिन का आगाज़ हो चुका था। ये शाम का वक्त था। वो चारों उस वक्त दूसरी मंजिल के फ्लोर पर बैठे थे। मैंने आका जान से बात कर ली है, अब वो तुम्हारे निकाह के लिए राज़ी हैं। और बालाज ने हैरत से उसे देखा। आप सच कह रही हैं ना? इसने हमें सर हिलाया। शावीज़ और आलम हैरत से इन्हीं देख रहे थे। एक मिनट, ये किसके निकाह की बात हो रही है? आलम की ज़बान में खिजली हुई। हैज़ल और बालाज के। किया मतलब? वो शाख से चीखा। बालाज मुस्कुरा उठा। मतलब ये कि बहुत जल्दी हैज़ल अमान शाह हैज़ल बालाज शाह बनने वाली है, कम अकल डॉक्टर। और शावीज़ का दिमाग भग से उड़ा। उससे पहले वो कुछ कहता जोरदार ठुक की आवाज़ आई। इन चारों ने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा। हैज़ल आंखों में बेयकीनी लिए साकत खड़ी इन चारों को देख रही थी। इसके हाथ में मौजूद चाय का कप और ट्रे ज़मीन बोस हो चुके थे। बालाज फौरा उठा। हैज़ल, मेरी बात सुनो।
मगर वो इस पर एक नफरत भरी नज़र डालते हुए अपने कमरे में भाग गई। बालाज फौरा इसके पीछे गया। शावीज ने उठकर जाने की कोशिश की मगर शाह ने इसका हाथ पकड़ लिया। इन्हें बात करने दो। शावीज ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो इस शख्स से कभी शादी नहीं करेगी। शावीज गुस्से से गरजा, मगर मुकाबिल पर सुकून था। बात को समझने की कोशिश करो साले साहब। हैज़ल से सबसे ज्यादा कोई मोहब्बत करता है तो वो बालाज है। और बालाज की बीवी की इस हवेली में कितनी हसीत हो गई किया ये भी तुम्हें बताने की ज़रूरत है। हैज़ल को इसका मकाम और इस हवेली में इज्जत सिर्फ बालाज शाह की बीवी बनकर ही मिल सकती है। और शावीज का सारा गुस्सा जाग की तरफ बैठ गया। इसने सवालिया नज़रों से सामने बैठे इस नवाब को देखा। क्या मतलब? इसने शावीज को वापस बैठा दिया। मैं समझाता हूँ। वो कमरे में आई उससे पहले दरवाज़ा लॉक करती बालाज ने एक झटके से दरवाजे को धक्का मारा और हैज़ल पीछे हो गई। वो अंदर आ चुका था। हैज़ल की आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। हैज़ल का दिल चाहा वो उस शख्स को जान से मार दे। ये क्या कर रही हैं? दरवाज़ा क्यों बंद किया है? निकली मेरे कमरे से। वो सारे लिहाज भूलकर गुस्से से चीखी। वो उसकी तरफ पलटा। वो कदम पीछे लेने लगी। दूर रही मुझसे, खबरदार मेरे पास आए तो। वो इससे डर रही थी और बालाज के दिल में यह खंजर की तरह लगा। हैज़ल, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, तुम इस तरह डर क्यों रही हो? वो पीछे हो रही थी। इसकी बात पर वो जख्मी आंखों से हंस पड़ी। बात करने का ये तरीका होता है कि जवान लड़की के कमरे में घुसकर कमरा लॉक करके बात की जाती है। वो दोबारा चीखी। हैज़ल, तुम गलत समझ रही हो। नहीं, मैं अब सही समझी हूँ बालाज शाह। आपको शर्म नहीं आई मुझ पर गंदी नज़र रखते हुए? अरे मैंने आपको हमेशा भाई समझा और आप इज्जत की। आप कितने घटिया मर्द हैं, मैं आपकी बहन जैसी थी। फिर भी मुझ पर अपनी गलीज नज़रें रखीं। ये सुनना था कि बालाज के दिमाग की रगी उभरी, इसके माथे पर बिलों का जाल आया। वो इसको इतना घटिया समझ रही थी। वो सारे लिहाज भूलता हुआ एक ही जसद में इस तक पहुंचा और उसे कंधों से पकड़कर दीवार से पन किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, होश में तो हो, क्या बकवास कर रही हो? वो इसके चेहरे पर ढारा। हैज़ल ने एक ही झटके में अपना बाजू आज़ाद करवाया। हम होश में हूँ, छोड़ी मुझे वरना मैं चीख चीख कर अपने भाइयों को बल्ला लूंगी अगर मुझे दोबारा हाथ लगाया। वो इसकी गिरफ्त से निकलने की तगवाऊ दोमी थी और बालाज ने दोबारा उसे दोनों कंधों से पकड़ा। अब पकड़ बहुत मजबूत थी। हैज़ल को इसकी आंखों से बेतहाशा खौफ आया। हैज़ल शाह, तुम मेरी कज़िन हो, बहन नहीं। और हमारा निकाह जायज़ है। मैंने तुम पर कौन सी गंदी नज़रें रखीं, बताओ मुझे। क्या मैंने कभी तुम्हें बेड टच किया? कभी तुम मेरे साथ खैर महफूज हुई? बताओ। वो इसके चेहरे पर गरजा के हैज़ल ने अजियत से आंखें जोर से मींची और इसकी बंद आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसलते गए। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो इससे निकाह करके उसे अपना महरम बना लो, इस्लाम ये दर्स देता है। और मुझे तुमसे सिर्फ मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत से बढ़कर इश्क है। मैं सिर्फ तुम्हारे 18 साल के होने का इंतज़ार कर रहा था, जो कुछ दिनों में तुम हो जाओगी। बताओ क्या गलत कर रहा हूँ मैं? इसकी धाड़ अब भी ऊंची थी। हैज़ल के रोने में रवानी आ गई। आज से अपनी इस गंदी सोच को दिमाग से बाहर निकाल दो। तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। तुम्हें अफसोस हो रहा था ना मेरी बीवी की किस्मत पर, तो मुबारक हो, अब मेरी बीवी तुम ही बनोगी। एक बात याद रखना कि तुम बालाज शाह की हो। अपनी मर्जी से जहन बना लो, मेरी बीवी बनने का मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करना। तुमसे इश्क करता हूँ, इसीलिए इतनी नरमी बरत रहा हूँ, वरना जो इल्ज़ाम तुमने मेरे किरदार पर लगाया है, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं इसकी सांसें छीन लेता। वो इसके चेहरे के और पास हुआ कि हैज़ल को इसकी सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, इसलिए मैं प्यार से कह रहा हूँ, निकाह के लिए राज़ी रहना। तुम्हें तो मेरा खून भी मुआफ है, लेकिन तुम्हें होना सिर्फ मेरा है। वो आखिरी बात नरमी से कहता इसके आंसू अपने हाथों से साफ करके बाहर निकल गया। हैज़ल कितनी ही देर दीवार के पास लगी अपनी सांसें रोकी खड़ी रही। फिर आंखें खोलकर देखा तो वो जा चुका था। उसे अपने दोनों बाजुओं पर अभी तक इसका लमस महसूस हो रहा था। उसने बेदर्दी से इस लमस को रगड़ कर मटाने की कोशिश की, फिर वहीं ज़मीन पर बैठी ऊंची आवाज़ में रोने लगी।
बालाज का दिमाग गुस्से से फटने के करीब था, वो हवेली से ही निकल गया। शावीज ने सारी बात सुनकर जैसे समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हेज़ल कभी नहीं मानेगी। मुकाबिल इसकी बात पर मुस्कुरा उठा। इसकी फिक्र तुम मत करो, अगर मैं आका जान को मीना सकता हूं तो हेज़ल को भी राजी कर लूंगा। और शावीज ने लंबी सांस ली। ये शख्स सब कुछ कर देने की सलाहियत रखता था। 2 दिन गुजर गए थे। इसके बाद अब तक हवेली में किसी ने किसी से कोई बात ना की। ये सुबह का वक्त था। जब आका जान ने अपनी सरबराही कुर्सी संभाली, वो सब लाउंज में बैठे थे और आका जान के इंतजार में थे। आका जान ने सबसे कोई ज़रूरी बात करने के लिए सबको इकट्ठा किया था। सब अब आका जान के बोलने के मुंतज़िर थे। मुझे सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जैसे कि सब जानते हैं, अब मेरे पोता जवान हो चुके हैं, तो मैं बालाज और हेज़ल का निकाह करवाना चाहता हूँ। ये सुनना था कि लाउंज में मुकम्मल खामोशी छा गई। कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट आई, कुछ मुस्तरब थे और कुछ चेहरों पर गुस्से का तासुर उभरा। इन्होंने एक नज़र हेज़ल को देखा, जो इन सब से बेनियाज लाउंज से बाहर विंडो के पार आसमान को देख रही थी। हेज़ल, इधर आओ। और हेज़ल को लगा इसने कुछ गलत सुन लिया। जिंदगी में पहली बार आका जान ने इसका नाम लिया था। वो खामोशी से उनके पास आई। यहाँ सब मौजूद हैं, सब तुम्हारी रजामंदी जानना चाहते हैं कि या तुम्हें इस निकाह से कोई एतराज़ है। अगर है तो बल्ला झिझक मुझे बता सकती हो, कोई तुम पर किसी कस्म की जोर ज़बरदस्ती का हक नहीं रखता। आका जान खामोश हो गए और बालाज की सांसें अटक रही थीं। इसने जोर से आंखें मैच लीं। हेज़ल ने इनकार करके उसके मुंह पर अब थप्पड़ मारना था। बालाज का दिल चाहा कहीं गायब हो जाए। आका जान अपनी गेम खेल रही थे। हेज़ल को जज्बात में उलझाकर इनकार करवाना चाहते थे। लाउंज में मौजूद हर फर्द हेज़ल के बोलने का मुंतज़िर था। वो उनमें से किसी को भी नहीं देख रही थी। वो सिर्फ आका जान के पीछे खड़े अपने सबसे बड़े भाई को देख रही, जो उसे आंखों से इशारा कर रहा था। मुझे आपका फैसला मंजूर है आका जान, आपने मेरी ज़िंदगी का फैसला सोच समझकर किया होगा। मैं आपके फैसले के खिलाफ जाकर आपको सबके सामने शर्मिंदा नहीं करूंगी। आखिर में आपका ही खून हूँ, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। इतना कहकर वो खामोश हुई। बालाज ने बेयकीनी से इसके चेहरे पर देखा, जहाँ कोई भी तासुर नहीं था। वो बेतासुर लहजे के साथ खड़ी थी और आका जान ने अपनी मुट्ठी जोर से मीची, वो उनको मात दे गई थी। अब अगर वो इनकार करते तो वो बुरे बनते। आका जान के बोलने से पहले ही उनका पोता बोल उठा, मुझे हर शर्त मंजूर है, तुम बताओ। सबने इस उतावले को हैरानी से देखा। इन सब को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर वो शर्मिंदा हो गया। खुशी में कुछ ज्यादा ही ओवर रेकट कर गया बालाज शाह। हेज़ल ने बेतासुर निगाहों से उसे देखा। जब तक मेरा इंटर कंप्लीट नहीं हो जाता, उससे पहले निकाह नहीं होगा और रुखसती मेरी मर्जी के बना नहीं होगी। अगर आपको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। हेज़ल ने आखिरी बात चबा चबा कर कही। बालाज के होंठों पर मुस्कुराहट मचली। वो राजी हो गई थी, यही बहुत था। हाँ, मुझे मंजूर है। एक बार बीवी बिन जाए फिर रुखसती वो अपनी मर्जी से ही करवाने का इरादा रखता था। और वो ये कहती हुई सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में गायब हो गई। तो ठीक है, फिर निकाह कुछ माह बाद होगा। आका जान ये बात कहकर उठ गए। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने कामों में लग गए और बालाज शाह मसरूर बैठा मुस्कुरा रहा था। वो कैसे मान गई, उसे हैरानी हो रही थी, मगर वो मान गई, यही बहुत था। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी हेज़ल के चेहरे पर अज़ियत थी। इसकी आंखों के सामने एक दिन पहले का मंजर चला। उसी कमरे में 24 घंटे पहले वो अपने भाई के पास बैठी थी। हेज़ल, मेरी बहन, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास ये सुनहरी मौका है अपने मकाम को बढ़ाने का। देखो, अगर तुम बालाज की बीवी बन गई तो तुम्हारी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी और वो अगला सरदार भी बनने वाला है। इस तरह तुम सरादनी बन जाओगी। बताओ, फिर कोई रमला तुम पर हुक्म चला सकेगी? उसने बेयकीनी से अपने इस भाई को देखा। लेकिन लाला। अरे लेकिन को छोड़ो, वो बालाज शाह तो पहले ही तुम्हारे इश्क में गौड़ा गौड़ा डूबा हुआ है। तुम औरत ज़ात हो और औरत मर्द की कमज़ोरी होती है। तुम इसे अपनी अदाओं से कुछ काबू करो, फिर देखना वो तुम्हारे लिए इस हवेली में सबसे ऊंचा मकाम बनाएगा। हेज़ल ने उसे घोरा, ये आप अपनी बहन को किया सिखा रही हैं? इस बात पर वो हंस पड़ा।
हैज़ल किया तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा मकाम इस हवेली में बढ़ जाए। हैज़ल ने हम्मी सर हिलाया। हम तो बस बादशाह अगर हैज़ल के आंसू देखकर 5 लाख का मोबाइल ला सकता है तो सोचो वो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। और हैज़ल ने बेयकीनी से उसे देखा। इस दिन वो सिर्फ तुम्हारी वजह से 3 मोबाइल लाया था, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिर्फ तुम्ही मोबाइल देता तो सब तुम्ही गलत कहते, इसलिए वो हाला और निदा के किए भी ले आया। और हैज़ल ज़लज़लों की जद में थी। वो सिर्फ तुम्हारी एक ख्वाहिश के किए ये कर सकता है, तो जब तुम उसकी बीवी बन जाओगी तो वो तुम्हारे लिए किया नहीं करेगा। इसने हैज़ल को सवालिया नज़रों से देखा। मुझे नहीं पसंद वो अकड़ू ही। हैज़ल ने बच्चों की तरह शिकायत लगाई। तो किया हवा हैंडसम नहीं है किया। हैज़ल का सर हम में हिला, खूबसूरत तो वो बल्ला का था। शाह ने एक लंबी सांस ली। अब मेरी बात गौर से सुनो। आगा जान कल तुमसे सारी हवेली वालों के सामने रजामंदी लेगी। वो तुम्हें जाहिल समझते हैं। जब तुम सबके सामने इनकार कर दोगी तो सब तुम्हें गलत कहेंगी कि तुम कैसी पोती हो आगा जान की इज्जत खाक में मिला दी और वो तुमसे मजीद बदजन हो जाएंगी। यही मौका है तुम्हारे पास, हम करके साबित कर दो तुम कितनी समझदार और फर्माबरदार हो। और हैज़ल ने हम्मी सर हिला दिया। हैज़ल को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो होकर आई थी मगर उस शख्स की बीवी बनना बहुत मुश्किल था। क्या ये इसकी किस्मत थी? एक हफ्ता गुजर चुका था। जोया की अज़लाम शाह से कोई बात ना हो सकी। वो बहुत परेशान थी, अपना ध्यान कहीं भी लगा नहीं पा रही थी। नाश्ते के बाद वो अपने कमरे में बैठी थी, सोची सारी अपने शौहर की तरफ थी। उसने अपने गले में मौजूद उसके नाम को छुआ। वो उस वक्त बेबसी की आखिरी हद पर थी। अचानक भी जान कमरे में आई। वो काफ़ी परेशान लग रही थीं। बेटा मुझे इमरजेंसी जाना है, मेरे बेटे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। जोया फौरा उठ खड़ी हुई। आप परेशान ना हूँ भी जान, आप जाएं, मेरी फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। फिर कुछ देर बाद भी जान निकल गई। हमदान साहब अपने बिजनेस की वजह से अक्सर आउट ऑफ कंट्री रहते थे, इसलिए अब जोया अकेली थी, मगर घर में मुलाजिम थे। अभी भी जान को गए 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि जोया की ताई और उनका बेटा आ गए। जोया हैरान थी वो उनके घर में क्यों आए थीं। कुछ देर जोया उनके पास बैठी बातें करती रही। अचानक ताई को खांसी आना शुरू हो गई। जोया भागती हुई ताई के लिए पानी लाई और उनके पास ही बैठ गई। मगर कुछ ही देर बाद जोया का सर घूमने लगा और वो होश-व हवास से बेगाना होती सोफे पर गिर गई। दोबारा जब इसकी आंखें खिलीं तो दोपहर के बाद का वक्त था। वो कुर्सी पर बंधी हुई थी। इसने हैरानी से अपने आसपास देखा। वो अपने ही घर के लाउंज में कुर्सी पर बंधी थी और सामने ही इसके ताई और उनका बेटा मज़े से बैठे खाना खा रहे थे। जोया का तो दिमाग ही खोल उठा। ये क्या बदतमीजी है, मुझे क्यों बांध रखा है, और आपने किया मेरे साथ में बेहोश कैसे हुई। जोया जख्मी शर्नी की मानिंद गिराई। ये बात सुनकर ताई इसके पास आई। आह जोया, तुम जब मेरे लिए पानी लेने गई थी तब मैंने तुम्हारे जूस के गिलास में बेहोशी की दवा मिला दी थी। और दूसरा सवाल, तुम्हें ऐसे क्यों बांध रखा है, तो तुम बहुत तेज हो, सामने वाले को मौका दिए बना भाग जाती हो, इसलिए तुम्हें काबू किया है, जैसे जंगली भैंस को किया जाता है। वो मकरू हंसी हंसते हुए इसके गर्द गोल गोल घूम रही थीं। जोया का दिल चाह रहा था उनका मुंह तोड़ दे। वो उनको गुस्से से घूर रही थी। वैसे तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपनी इस भिगोरी फपो की कॉपी हो। इसके पास भी तुम्हारी तरह बेमिसाल हुस्न था, बस आंखें तुमने अपनी मुंह से ली ही, बाकी सारा हुस्न तुम्हारा इस आफिया जैसा है। जोया ना समझी से इन्हीं देख रही थी। क्या बकवास कर रही हैं, कौन आफिया कौन फपो। वो झुंझला कर कहती अपने हाथ आज़ाद करवाने लगी। इस बात पर वो हंसती गईं। लगता है तुम्हें तुम्हारे बाप ने कभी बताया नहीं, तुम्हारी एक नहीं 2 फपो थीं। बड़ी खालिदा छोटी आफिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इश्क लड़ाकर भाग गई थी, मगर उसे भागने के पीछे तुम्हारे बाप का हाथ था, ये हमें सालों बाद पता चला था। और जोया हैरत ज़दा रह गई। मुझे वो जहर लगती थी, इसके पास इतना हुस्न था कि मुझे इससे हसद होता था। वैसा ही हुस्न तुम्हारे पास भी है। कभी कभी मुझे तुम आफिया की कॉपी ही लगती हो, वैसे ही खूबसूरत कि मुझे तुमसे भी हसद होता है। नफरत है मुझे तुमसे। खैर काम की बात पर आते हैं। और जोया पत्थर बनी उनको सुन रही थी। ये सारे जायदाद के कागज़ हैं, इन पर तुम साइन कर दो, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए।
जोया ने नासमझी से इन्हें देखा। अरे तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारे बाप ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगवाई है। बस हमें जायदाद चाहिए। तमधारा अंगूठा भी लगा सकते थे मगर तमधारा बाप बहुत तेज है, तुम्हारे साइन के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो दो और तुम आज़ाद। जोया के अंदर गुस्सा उबलने लगा। इसका बस ना चला वो इस औरत को जान से मार दे। कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं अपने बाप की सालों की मेहनत तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस जायदाद के लिए तुम लोगों ने मेरी मुंह को मरवाया था ना। और इन दोनों के चेहरे लठा की मानिंद सफ़ेद पड़ गए। अब की बार जोया हंसी। मैं सब जानती हूँ तुम लोगों को क्या लगा था, मुझे सब पता है क्या किया तुम लोगों ने मेरी मुंह के साथ। वो ऊंचे लहजे में चीखी। ताई को तो गुस्सा ही आ गया। इन्होंने आगे बढ़कर जोया के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। तो तुम्हारे साथ भी वही सब होगा। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो साइन कर दो। इन्होंने जोया को गद्दी से पकड़ा। हरगिज़ नहीं, मैं मरना मंजूर कर लूंगी मगर अपने बाबा की सारी जिंदगी की मेहनत को तुम लोगों की झोली में नहीं डालूंगी। जोया की अना अभी भी वहीं थी। ताई को तो गुस्सा ऐसा आया कि हद नहीं। अच्छा तो ठीक है, मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। वैसे सुना है तुम्हें गहराई वाले पानी से फौबी है। और जोया का चेहरा सफ़ेद हुआ। अगले 10 मिनट बाद इन दोनों ने उसे कुर्सी समेत पोल में फेंक दिया। जोया फड़फड़ा कर रह गई। वो अपने हाथ पांव भी मार नहीं पा रही थी और पोल में डूब गई। मगर इन लोगों ने इस मरने नहीं दिया उसे अदा मरी हालत में बाहर निकाला और अब वो दोबारा वहीं पर लाउंज में कुर्सी पर बैठी थी। जोया की सांसें ठीक से नहीं चल रही थीं, मगर वो बहादुरी से उन जैसे सफ़ाक अपनों को देख रही थी जिनके लिए दौलत सबसे बढ़कर है। ताई इसके पास बैठी हंस रही थीं। फिर इन्होंने वायर उठाई और जोया के बाजू पर रख दी। जोया की चीखें सारे घर में गूंज उठीं। वो उसे अलीकटरक शाकस दे रहे थे। जोया ने शिद्दत से अज़लाम शाह ने आने की दुआ की। कुछ देर उसे शाकस देने के बाद ताई ने दोबारा वो पेपर इसके सामने रखे, मगर वो हंसती हुई नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। अगर वो सर थे तो जोया सिवा सर थी। इसे मरना मंजूर था मगर अपने बाप की सारी जिंदगी की मेहनत को किसी के हवाले करना नहीं। ताई को तो सिर्फ हर हाल में दौलत चाहिए थी, इसलिए वो जोया को अजियत दे रही थीं। इन अलीकटरक शाकस से जोया का दिमाग घूम रहा था। इसके कानों में कुछ आवाज़ें पड़ रही थीं, मगर वो समझने से कासिर थी। इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और बेहोश हो गई। दोबारा इसकी आँखें रात के किसी खा खिलीं। इसने देखा वो दोनों नहीं थे। जोया ने जल्दी से अपने मुंह की मदद से हाथों की रस्सी को खोला और फिर पाँव की रस्सियों को खोलकर वो किचन की तरफ आहिस्ता कदमों से चलती हुई पहुंची। ये तो शक्र था इसके हाथ सामने की तरफ बंधे थे वरना वो खुद को खोल ना पाती। जोया ने जल्दी से सारे चूल्हे चला दिए। फिर वो माचिस पकड़ती हुई किचन से बाहर निकली, क्योंकि वो दोनों माँ बेटा बाहर लॉन में खड़े थे। जोया सीढ़ियों के पास आई और माचिस को जलाकर फेंका। 2 मिनट का खेल था। जोया के ख्याल से बलासित किचन से बाहर की जानिब होना चाहिए था मगर ये अलट हो गया। सारा लाउंज बलासित हो गया। जोया उछलती हुई दूर जा गिरी। इसका सर सीढ़ियों के दहाने पर लगा खून का फवारा उबलता हवा इसके सर से बह निकला और वो होशवाओ हवास से बेगाना होती वहीं गिर गई। आग लगी देखकर ताई और उनका बेटा तो भाग गए क्योंकि सामने कुर्सी सारी जल रही थी। उनके ख्याल से जोया भी जल गई होगी। वो अपनी जान बचाते भागे। वो लोग तो भाग गए मगर जोया पीछे आग में जलती बेहोश रह गई। कुछ पल गुजरे जब किसी के कदमों की आवाज़ उभरी। फिर वो चाप नज़दीक आने लगी। कोई शख्स था, सियाह हदीमी सियाह बना। इसकी जैकेट पर 3 लफ्ज़ लिखे थे, एजीनट एस, और इसकी आँखें बुरी थीं। वो इस आग को पार करता जोया तक आया और इसके नाजुक वजूद को सीधा किया। इसकी फराक का किनारा आग पकड़ चुका था। इसने वो आग अपने हाथों से बुझाई और जोया के बाल चेहरे से पीछे किए। कानों में आगा जान की आवाज़ गूंजी, इस लड़की को तबाह करना है। इसने जोया के चेहरे को छुआ। कितनी नाजुक थी। नहीं, वो उसके साथ ये नहीं कर सकता था। तुम तो बिल्कुल दूसरी मशल हो। वो इसके कान में सरगोशी करता उसे बाहों में भरकर लाउंज से बाहर निकला और अब इसका रुख हॉस्पिटल की जानिब था। 2 दिन गुजर गए थे। 2 दिन बाद जोया को होश आया तो खुद को हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद पाया। उसके जिस्म में बेतहाशा दर्द थी। इसके सर पर और हाथों पर भी पट्टियां थीं।
उसने अपने आसपास देखा तो कुछ फासले पर फरियाल नरस से कोई बात कर रही थी और बीजान बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। ज़ोया का दिमाग सही से बेदार नहीं हुआ था। इसे किया हुआ था वो समझने से कासिर थी। फरियाल की नज़र ज़ोया पर पड़ी तो वो इसकी जानिब आई। ज़ोया मेरी जान तुम ठीक तो हो ना? वक्फताम ज़ोया ने हमें सर हिलाया। फरियाल और भी कुछ कह रही थी मगर ज़ोया दोबारा खुनूदगी में चली गई। दोबारा जब इसकी आँखें खिलीं तो उसके पास भी जान बैठी इस पर दम कर रही थी। इस बार ज़ोया मुकम्मल होश में आ गई थी। इसे होश में आता देखकर भी जान ने सुकून का सांस लिया। ज़ोया मेरा बच्चा तुम ठीक तो हो ना? ज़ोया ने सर हिलाया। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर चेकअप करके चली गई और ज़ोया ऊपर होकर टेक लगाकर बैठी थी और भी जान उसे सूप पिला रही थी। फरियाल कुछ दूर बैठी ज़ोया के चेहरे को गौर से देख रही थी। ज़ोया किया हुआ था तुम्हें? हमदन मेंशन का सारा लाउंज और किचन ब्लास्ट हो चुका है। वो ज़ोया के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। ज़ोया ने एक नज़र उसे देखा। मैं पानी पीने उठी थी, इसके बाद आग कैसे लगी कुछ याद नहीं। फरियाल ने देखा इसकी आँखें हर तासुर से खाली थीं। इसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। फरियाल उठकर इसके पास आई। वैसे तुम्हें ये याद है तुम्हें हॉस्पिटल कौन लाया? ज़ोया ने नफ़ी में सर हिलाया। कौन लाया था? वो फरियाल से पूछ रही थी। पता नहीं, मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी कि तुम हॉस्पिटल एडमिट हो। इसने सिर्फ इतना कहा। वो तमधारा हमजाद है। और ज़ोया को खांसी का दौदा पड़ गया। हमजाद मतलब साथी। किया इसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। ज़ोया का दिल ज़ोरों से झरका। नहीं, वो अज़लाम भाई नहीं थे। और ज़ोया का दिल तकलीफ से दौबर हो गया। फरियाल ने देखा इसके चेहरे पर अज़लाम के नाम के बाद तकलीफ ज़ाहिर हुई। अच्छा तुम आराम करो, ज़्यादा मत सोचो। इसके बाद ज़ोया 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। फिर अम्मा बी और फरियाल के साथ खालिदा फपो के घर आ गई। हमदन मेंशन का हाल तो काफ़ी बुरा था। इस वाक़े को 1 हफ़्ता हो गया था। वो आज 1 हफ़्ते बाद यूनिवर्सिटी आई थी। इसके दिमाग में सिर्फ ताई की बातें घूम रही थीं। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों वो खामोश थी। ज़ोया के अंदर क्या चल रहा था वो किसी को खबर नहीं होने देती थी। वो ऐसी ही थी। वाइट फराक के साथ ब्लैक ट्राउज़र और मैचिंग हिजाब के साथ कंधों पर एक शाल थी। उसके ज़ख्म काफ़ी हद तक भर गए थे। वो 2 घंटों से क्लास की सबसे पिछली सीट पर बैठी अपने अंदर की जंगों से लड़ रही थी। क्लास में कौन आया कौन गया उसे कुछ होश नहीं। अचानक उसके पास एक स्टूडेंट आई। ज़ोया तुम्हें प्रोफेसर अहमद बुला रहे हैं। ज़ोया ने हैरानी से इसकी जानिब देखा। तुम 1 हफ़्ते से यूनी नहीं आ रही थी, शायद इसके बारे में पूछना हो। वो नए प्रोफेसर आए हैं, इनका कैबिन सर अली के कैबिन के साथ वाला है, जाओ। ज़ोया अपने ख्यालात झटक कर उठी और स्टाफ बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। फिर अपने मतलूबा कैबिन तक पहुंची। वो अंदर दाखिल हो गई और एक बार फिर अपने ख्यालों में खो गई। अचानक किसी ने पीछे से उसे पकड़ा।